हेलो गाइस, ये सिलेबस जो है वो 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का है। हिस्ट्री का जिसका डिसिप्लिन कोर्स है, और आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है 18वीं शताब्दी में समाज की स्थिति। इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। उसमें मैंने मुग़ल साम्राज्य के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। एंड इसके बाद ये सेकंड वीडियो है, इसमें हम उस समय समाज की कैसी स्थिति थी, ठीक है, एंड मुग़ल का पतन के जो कारण है वो क्या थे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड यूनिट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में आए विदेशी यात्रियों और लेखकों ने 18वीं शताब्दी के भारत के समाज की बिगड़ती हुई स्थिति का बहुत ही दुखद चित्रण प्रस्तुत किया है। तो जो हमारी 18वीं शताब्दी है उसके बारे में हमें किससे पता चलता है, हमारी 18वीं शताब्दी की जैसी स्थिति रही है, समाज की जो स्थिति रही है उसका हमें पता चलता है जो बाहर के विदेशी यात्री थे, ठीक है, विदेशी यात्रियों के द्वारा तथा जो भारतीय लेखक है उन्होंने अपने वृत्तांतों में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, भारत की स्थिति के बारे में, उस टाइम की स्थिति के बारे में कि कैसी रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें जो है जो हमारा भारतीय समाज था उसके बारे में पता चलता है, मुगलों के बारे में पता चलता है। अगर हम बात करें मुग़ल साम्राज्य के पतन का जो कारण रहा है, तो जो भारत में जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना है वो 1526 ईस्वी में जो है हुई थी, और बाबर ने जो है इसकी स्थापना की थी। और उसके पश्चात जो है बाबर के अनेक जो है वंशज आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी वीरता, साहस, योग्यता, कूटनीति के द्वारा जो है मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, काफ़ी बड़ा मुग़ल साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया, और ये शासन जो है काफ़ी अच्छा चला। ठीक है, काफ़ी अच्छे से लोगों ने चलाया, उसे काफ़ी संगठित जो है अच्छे से संगठित किया। और अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में जो है मुग़ल साम्राज्य जो है इसका बहुत विकास हुआ। ठीक है, काफ़ी अपनी गतिशील विधि पे था, ये मुग़ल साम्राज्य काफ़ी तीव्र गतिशील विधि पे था। अगर हम मुग़ल साम्राज्य की बात करें तो एक अच्छा खासा जो है इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना है वो बाबर जो है उन्होंने की थी, और 1707 में लगभग औरंगजेब के आते आते उसकी मृत्यु के बाद जो है ये जो साम्राज्य था ये विघटित होने लगा और ये पतन की ओर जाने लगा। ठीक है, क्योंकि 1707 के जितने भी पहले के शासक हैं और बाबर है, ये सब काफ़ी योग्य शासक थे। इन्हें काफ़ी अच्छी जो है अपनी शासन प्रणाली चलाने आता था अपने साम्राज्य को। लेकिन इसके बाद जो है 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो इसके बाद जो शासक आए वो इतने योग्य नहीं थे, वो शासन को इतने अच्छे ढंग से चला नहीं पाए, और जिसके कारण क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा। 1707 में मुग़ल साम्राज्य के पतन के आरंभ के साथ ही भारत में अशांति जो है फैलना जो है शुरू हो गया, और मुग़ल की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होते ही साम्राज्य की कई छोटी छोटी शक्तियों ने सिर उठाना से आरंभ कर लिया। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जो बोला जाता है कि योग्य शासक जो लास्ट रहा है मुग़लों का। और इसके बाद के जो शासक आए वो इतने अच्छे से शासन को चला नहीं पाए, और इससे क्या हुआ, जब वो शासन को चला नहीं पाएगा, राजा कमज़ोर होगा, तो बाहर की जो छोटे छोटे राज्य हैं, बाहर के जो दूसरे राज्य हैं, राजा है, वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे योजना बनाने लगेंगे आक्रमण करने के लिए, तथा मुग़ल के अंदर जितने भी राज्य थे, जितने भी उन्होंने अपने मुग़ल का साम्राज्य का विस्तार किया था, उसके अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे वो क्या हुआ, जब मुग़ल कमज़ोर होने लगा तो वो राज्य भी जो है अपनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने लगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगे, और वो जो है मुग़लों की जो कैद है उससे आज़ाद होने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार मुग़ल सत्ता जो है वो कमज़ोर होने लगी, और छोटे छोटे राज्य जो है वो उभरने लगे। उसी में एक मराठा जो है उनका नाम आता है, वो भी जो है काफ़ी बाद में काफ़ी उभर के आई, और उसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये समझिए कि मुग़ल का जो पतन का कारण है वो उस टाइम के शासक हैं। ठीक है, और शासक बोल सकते हैं औरंगजेब के बाद के जो शासक आए वो इतने योग्य नहीं थे, जिसके कारण क्या है, साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एंड अब हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी का समाज कैसा था। ठीक है, उसमें स्थिति कैसी थी, क्योंकि पतन हो चुका था, मुग़ल सत्ता जो है वो कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम देखेंगे। 18वीं शताब्दी में पूरे समाज में समानता नहीं थी। समाज में धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, वर्ग और जनजातियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ था।
हिंदू हजारों जातियों के आधार पर विभाजित थे। किसी भी व्यक्ति की जाति उसके वंश के अनुसार निर्धारित होती थी, यानी कि जब वो पैदा होता है तभी उनकी जाति का निर्धारण होता था। वो जिस जाति में पैदा हुए हैं वो उसी जाति के होते थे। और समाज जो है वो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है, भाषा, जाति, वर्ग, ठीक है, जनजातियों के विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ था। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज राजनीतिक प्रगति के प्रति उदासीन था। अधिकांश गांवों को देश में हो रहे परिवर्तन से कोई सरोकार नहीं था, ठीक है। तो जो राजनीतिक स्थिति है और जो सामाजिक स्थिति है वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंस थी। जो ग्रामीण लोग थे वो राजनीतिक स्थिति से हस्तक्षेप नहीं करते थे। राजनीतिक स्थिति जो होती है उसमें की राजनीति में उनका कोई उसमें लेना देना नहीं होता था। वो अपनी जो जैसी उनकी सामाजिक स्थिति है वो समाज में रह रहे हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, बस उनको इसी से मतलब होता था। गाँव में रह रही असंख्यक ग्रामीण जातियाँ जो है वो अपने आप में मस्त रहती थी। अगर हम बात करें गांव उस समय के समाज के लोगों की, तो ये जो लोग थे ये आत्मनिर्भर था, ठीक है। उस समय का भारत जो है वो आत्मनिर्भर था, क्योंकि उस समय के भारत में क्या होता था, वो खुद ही जो है हाथ से काम किया जाता था, हाथ से वस्तुएं बनाई जाती थी। तो वो खुद ही जो है वस्तुओं को बनाते थे, उसको यूज़ करते थे। और कृषि जो है सबसे मेन उनका सोर्स था खाने का, कमाने का, ठीक है। तो वो लोग क्या थे, आत्मनिर्भर थे, खुद उन्होंने उगाया खाया, ठीक है, इस टाइप का था। व्यापारी वर्ग है वो काम करता था और अपना मेहनताना लेता था, ठीक है। तो उस समय के लोग जो है वो आत्मनिर्भर थे, ठीक है। इन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना था। ये किसकी बात हो रही है, जो उस समय के गांव के जो लोग थे, ठीक है, ये राजा की बात नहीं हो रही है, वहाँ रहने वाले जो लोग थे, निवासी थे गांव के, ठीक है, उनकी बात हो रही है कि वो लोग आत्मनिर्भर थे। कृषि वर्ग हो गए, ठीक है, वो क्या करते थे, कृषि करते थे, वो अपने पे डिपेंड थे, कृषि करा और उससे जो है ना अपना जीवन व्यापन कर लिया, ठीक है। इन लोगों को क्या होता था कि राज्य से कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है, राजनीतिक से कोई मतलब नहीं होता था और देश की स्थिति की भी उन्हें जो है कोई परवाह नहीं होती थी, ठीक है। ये ग्रामीण जातियों की बात हो रही है, ठीक है। ये ग्रामीण जातियाँ जो है एकांकी जीवन जीती थी। अगर हम बात करें ग्रामीण जीवन पर, तो यहाँ काफ़ी सारी ऐसी रीतियाँ थी, कुरीतियाँ थी जो जो समाज उस टाइम का उसमें पनप रही थी, ठीक है। हम बात कर रहे थे अभी मुगलों के राजाओं की, ठीक है। हम यहाँ पे राजनीतिक स्थिति के बारे में नहीं पूछा है हमसे, ना ही हमें आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा है। इसमें हमसे पूछा समाज की स्थिति के बारे में। उस समय का जो समाज था, ठीक है, उस समय के राजा नहीं, राजनीतिक नहीं, राजनीतिक में ज़्यादातर राजा लोग आते हैं, लेकिन जो समाज की स्थिति है इसमें आपको क्या बताना है, वहाँ पर रहने वाले समाज वर्ग जो लोग थे, ठीक है, कैसा समाज था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो समाज में विभिन्न जो कुरीतियाँ जो है वो पनप रही थी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें हमारा क्या आता है समाज की स्थिति के बारे में, जो 18वीं शताब्दी का समाज रहा है, उसमें हम पढ़ेंगे कि छोटी शक्तियाँ जो है कैसे उभर रही थी, कैसे मुगलों पर जो है उनका पतन हुआ, इसके बाद छोटी छोटी शक्तियाँ जो है वो उठना चालू हो गई। इसके बाद पढ़ेंगे कि इस सदी में जो हिंदू समाज था वो हमारा कैसा था, ठीक है। इसके बाद उस टाइम पे जाति प्रथा थी, ठीक है, जाति प्रथा पढ़ेंगे। छुआछूत जो है इस टाइम पे था 18वीं शताब्दी में। इसके बाद स्त्रियों की दशा कैसी थी 18वीं शताब्दी में, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद सामाजिक जो रीतियाँ थी उस टाइम पे कैसी रीतियाँ थी, ठीक है, कौन सी रीतियाँ जो है लोग अपनाते थे। इसके बाद उस समय का व्यापार कैसा था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उस समय का व्यापार उद्योग जो है कैसा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 18वीं शताब्दी में शिक्षा और संस्कृति कैसी थी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद आपका जो ये फर्स्ट यूनिट है ये कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके फर्स्ट यूनिट में मेन बस यही है, आपको सामाजिक स्थिति के बारे में बताना, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका यूनिट जो है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा छोटी शक्तियों का उभरना, यानी कि छोटी शक्तियाँ कैसे जो है उभर रही थी, इसके बारे में जानेंगे। कैसे वो जागरूक हो रही थी, ठीक है, कैसे वो आज़ाद हो रही थी, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। 18वीं शताब्दी में भारत में आए विदेशी यात्रियों और लेखकों के वृत्तांतों, ठीक है, उन्होंने जो लिखा है उससे क्या पता चलता है हमें, भारतीय समाज की बिगड़ी हुई स्थिति के बारे में जो है हमें काफ़ी कुछ जो है उनके वृत्तांत जो है बताते हैं। और 1707 में जो है मुगल साम्राज्य का जो है पतन जो है आरंभ हो गया था, ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की तो स्टार्टिंग हो चुकी थी। इसके बाद काफ़ी सारे शासक आए, बट वो जो है इतना अच्छे से चला नहीं पाए, जिसकी तरफ पूरी तरह जो है वो बाद में ख़त्म होती है। और क्या हुआ, जब पतन हो गया तो क्या हुआ, चारों तरफ जो है अशांति फैल गई थी।
मुगलों की केंद्रीय सत्ता जो है वो कमज़ोर होते ही क्या हुआ था, छोटी छोटी जो शक्तियाँ थी वो क्या होगी, वो शक्तियाँ सिर उठाने लगी, वो आज़ाद होना जो है ना शुरू कर दिया। और इन छोटी शक्तियों के मध्य जो है लड़ाई होती रहती थी। जब ये छोटी शक्तियाँ जब निकलने लगी, जब उभरने लगी, तो ये क्या करती थी, एक दूसरे से युद्ध करके क्या सोचती थी कि जो हमारी दूसरी राज्य है, जो हमारे बराबर का राज्य है, उसको जो है अपने अधीन कर लिया जाए, उसको मार के, उसको जो है युद्ध करके हरा कर उसको हासिल कर लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में लड़ाई होती रहती थी छोटी छोटी शक्तियों में। और इसमें बाद में चल के एक मराठा शक्ति जो है बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है 18वीं शताब्दी का हिंदू समाज। 18वीं शताब्दी से क्या मतलब है, 1700 से लेके 1799, ठीक है, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम 18वीं शताब्दी के अंदर बोलते हैं। ठीक है, 1700 से लेके 1799 का जो बीच का काल है, इस काल में क्या हुआ था, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी की समाज की स्थिति के अंदर, कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या समाज में जो है चेंजेस आए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी का हिंदू समाज अधिकांश मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था। कोई अपने को राम भक्त कहता था तो कोई कृष्ण भक्त कहता था, किसी को भगवान शंकर में रुचि थी तो किसी को विष्णु में, कोई माँ दुर्गा का उपासक था तो कोई सूर्य को अपना सर्वस्व मानता था। ठीक है, तो मूर्ति पूजा उस समय जो है काफ़ी जो है प्रचलित थी। ठीक है, काफ़ी लोग विश्वास रखते थे इसमें। सभी संप्रदाय अपने संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से श्रेष्ठ मानते थे, बढ़कर मानते थे। जादू टोने में विश्वास अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। ठीक है, जादू टोना जो है उस समय काफ़ी जो है ये इस पर लोग विश्वास रखते थे। और अधिकतर लोग जो है बलि चढ़ाने में जो है विश्वास रखते थे। विभिन्न प्रकार की पूजा, तीज त्योहारों पर जो है विश्वास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि मूर्ति पूजा जो है यहाँ पे काफ़ी लोग जो है इसमें विश्वास रखते थे, साथ ही साथ जादू टोना जो है इसमें विश्वास रखते थे, बलि चढ़ाने जैसी चीज़ों में जो है विश्वास रखते थे। और यहाँ तीज त्योहार जो होते हैं इन सब में, पूजा प्रथाओं में, ठीक है, धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं इन सब में लोग उस समय विश्वास रखते थे। एंड अगर हम बात करें जाति प्रथा की, तो जाति प्रथा का हिंदू समाज में जो है बहुत महत्व था। हिंदू समाज को 4 जातियों में जो है बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरानी साहित्यिक पुस्तकों का भंडार जो है केवल ब्राह्मणों के पास होता था। ठीक है, जो साहित्यिक पुस्तक होती थी वो केवल ब्राह्मणों के पास मिलेगी, और किसी के पास जो है रखने का अधिकार भी नहीं था उस समय। ब्राह्मणों को जो है वो स्वार्थिक जो है रूप से अधिकार प्राप्त थे, और उन्हें समाज में सर्वश्रेष्ठ जो है प्रतिष्ठा दी जाती थी। जो उस समय जो पूजा पाठ होते हैं वो जो है ब्राह्मणों के द्वारा जो है होते थे, जितने भी प्रस्थान होते थे, तो इसलिए भी जो है ब्राह्मणों को स्वार्थिक जो है श्रेष्ठ ये जो है यहाँ पे अधिकार दिए जाते थे। कुछ लोगों का अनुमान है कि उस समय समाज में 2-3 हजार तक की जातियाँ और उपजातियाँ थी। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ 4 ही जातियाँ नहीं, काफ़ी सारी जातियाँ थी। आज भी जाति व्यवस्था मानव इतिहास में एक अत्यंत विवादास्पद संस्था है। इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसने समाज के विभिन्न भागों को जो है समाज को विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया है। आमतौर पर पेशे का निर्धारण जो है जाति के आधार पे होता था, यानी कि जो जिस जाति का है वो वही काम करेगा। ठीक है, जो काम है वो जाति के ही ऊपर आधारित था। अगर वो बनिया का काम करता है तो उसके आने वाले जो वंशज है वो भी बनिए का ही काम करेंगे। तो इस तरह का जो है पेशे का निर्धारण जो है जाति के आधार पर ही होता था। और मुसलमानों में भी विभाजन की अनेक जो है बिंदु मौजूद थे। हालांकि धर्म समानता का निर्देश देता था, फिर भी जाति, नस्ल, कबीला, दर्ज, शिया, सुन्नी आदि समाज में जो है विभिन्नता जो है विभाजन जो है उत्पन्न कराते थे। अगर बात करें जाति की, तो जाति केवल हिंदुओं में ही जो है नहीं थी, मुसलमानों में भी जो है उनको भी अलग माना जाता था। और ऐसी विभिन्न प्रकार की जातियाँ जो है उस समय समाज में विद्यमान थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि काम की, तो वो भी जो है जातियों के बेस पर ही जो है काम मिलता था। ठीक है, ये ज़्यादातर इनमें ज़्यादातर जो मुश्किलें आती थी वो जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको ज़्यादातर जो है मुश्किलें आती थी।
जैसे जो हिंदू समाज में जाति प्रथा थी, ठीक है, निम्न वर्ग होते थे, उच्च वर्ग होते थे, ठीक है, उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, वैसे ही मुसलमानों के अंदर भी था, ठीक है, इनके अंदर भी जाति जो है प्रथा थी। उदाहरण के लिए जहाँ एक और सिया सुन्नी सामंत जो है वो आपस में लड़ते थे, वहीं शरीफ मुसलमान या जो उच्च वर्ग के मुसलमान होते हैं वो जो है निम्न वर्ग के जो मुसलमान हैं उसको नीची निगाहों से देखते थे, ठीक है। तो ये केवल हिंदुओं में ही नहीं था, जाति प्रथा मुसलमानों में भी थी। अंतरजातीय विवाह के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उच्च वर्ग के लोगों का छोटी जात वालों के साथ खाना खाना वर्जित था, ठीक है, वो खाना नहीं खा सकते थे। अगर उच्च वर्ग के लोग हैं वो छोटे वर्ग के लोग के साथ खाना नहीं खाते थे। कुछ जातियों के हाथ से तो पानी पीना भी पाप समझा जाता था उस समय। ये नियम जो है वो इतने कठोर थे कि जो भी उन्हें तोड़ता था उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। ये जो है जाति के जो है नाम पर जो है उस समय इतना भेदभाव होता था उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग में। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो जो है उच्च वर्ग के कुछ स्थल होते हैं वहाँ पे जो है वो जा नहीं सकते, उनको जो है प्रवेश जो है वहाँ पे वंचित था, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी संस्थान जो जगह है वहाँ पे निम्न वर्ग जा नहीं सकते। कुछ कुएँ भी ऐसे होते हैं जहाँ पे केवल उच्च वर्ग के लोग ही जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, निम्न वर्ग के लिए अलग होता है। तो ज़्यादातर उच्च वर्ग के जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो जो है उच्च वर्ग का कोई भी सामान, कोई भी स्थान यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो है उनको दंड मिलता था, समाज से निकाल दिया जाता था, ठीक है। इस टाइप का जो है उस समय लोगों के साथ जो है किया जाता था कठोर व्यवहार। ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा में केवल अवगुण ही अवगुण थे, इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। जैसे जाति प्रथा के अनुसार हर जाति व उपजाति को एक निश्चित व्यावसायिक कार्य दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जाति प्रथा को ऐसा बोला गया है कि इसमें केवल अवगुण ही नहीं थे, कुछ अच्छाइयाँ भी थी। जिसमें क्या था कि चाहे कोई भी जाति का वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग का लोग हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको जो है एक काम दिया जाएगा, व्यावसायिक काम जो है उसको दिया जाएगा, छोटा बड़ा उसकी जाति के आधार पे ही ये जो है होता था। वह जाति कितनी ही छोटी क्यों ना हो, समाज में जीविका कमाने के साधन हर एक को उपलब्ध थे। हर व्यक्ति को अपने समूह में एक स्थान था। जाति प्रथा के इसी पहलू के कारण जो आधुनिक विचारकों ने कहा है कि हिंदू धर्म, हिंदू नैतिकता, हिंदू कला व कलात्मक इस जाति प्रथा के कारण ही सुरक्षित रह पाई है, ठीक है। तो ये जो है बोला गया है इसमें कि ऐसा ही अवगुण नहीं है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ क्या है कि जितने भी चाहे उपवर्ग के हो चाहे निम्न वर्ग के हो, निम्न जाति हो उपजाति हो, हर एक वर्ग को जो है उस समय एक काम दिया गया था। हर एक वर्ग जो है वो काम करेगा, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, सबके लिए काम था। तो ये एक तरह से जो है जाति प्रथा का जो है अच्छाई के रूप में जो है देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका अस्पृश्यता या छुआछूत। अस्पृश्यता वर्ग यानी कि नीची जाति के जो वर्ग होते हैं, काफ़ी नीचे, जिनको हम वैश्य या शूद्र जो है कहते हैं, ठीक है, इस टाइप के लोग उसमें इस वर्ग में होते हैं, ठीक है। इन लोगों के जीवन की सामान्य सुविधाओं से वंचित है, ठीक है। जो सामान्य लोग जीवन जीते हैं, ठीक है, वो सारी सुविधाएं इनको नहीं थी। क्योंकि ये निम्न वर्ग के थे। पूजा स्थान व सार्वजनिक संस्थानों में तो क्या अस्पृश्य लोग जो थे, जो नीचे वर्ग के लोग थे, उनको कुआं और विद्यालयों का भी उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। वो कुएं जो है उनका पानी यूज़ नहीं कर सकते थे और स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सकते थे उनके बच्चे, जो नीचे जाति के लोग होते थे। और ये सभी जो है, जो विद्यालय हो गए, कुएं हो गए, जलाशय हो गए, ठीक है, स्नानागार, ये सब सारी चीज़ें थी जो उच्च जातियों के लिए बनी हुई थी, ठीक है। केवल उच्च वर्ग के लोग ही इनका यूज़ करते थे। 18वीं शताब्दी में अस्पृश्यता काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। कब की बात हो रही है? 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 से लेके 1799। इस टाइम में जो है छुआछूत जैसी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। और आगे चलकर पश्चात विचारों के प्रभाव और हिंदू धर्म सुधारक आंदोलन के परिणाम स्वरूप जाति प्रथा की कट्टरता में तो कुछ कमी अवश्य आई, लेकिन अछूतों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सका, ठीक है। अगर हम बात करें 18 के बाद 19वीं जो शताब्दी आई,
तो उसमें काफ़ी सारे जो है धर्म सुधारक आंदोलन किए गए, ठीक है। तो काफ़ी सारे धर्म सुधारण आंदोलन किए गए जिसमें थोड़ी बहुत जो है कमी आई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो उसमें जो है छुआछूत वैसे ही बना था। लोग जो है वो वैसे निम्न वर्ग के स्थानों पर जो है, निम्न वर्ग के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ एंटर नहीं कर सकते थे, उनकी कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ नहीं कर सकते थे। सामाजिक जीवन में छुआछूत के अलावा अनेक कुप्रथाएं भी विद्यमान थी। इन कुप्रथाओं में सती प्रथा, कन्यावध, डाकिन प्रथा, बाल विवाह, त्याग और औरतों और लड़कियों का क्रय विक्रय आदि जो है मुख्य था। देखिए, तो जाति प्रथा तो थी ही, इसके साथ भी अनेक ऐसी जो है कुप्रथा जो समाज में थी, जिसमें ये सती प्रथा और कन्यावध, बाल विवाह, त्याग, ठीक है, ये सारी जो है प्रथाएं उस समय थी। इनमें से कुछ प्रथाओं को धर्म से जोड़ दिया गया था और जिनसे उन प्रथाओं ने समाज में अत्यधिक महत्व प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो एक प्रकार से धर्म भी समझते थे। सती प्रथा जैसे हो गया, इसको एक तरह से सती प्रथा को धर्म से जोड़ा जाता है कि ये उनका धर्म है, ठीक है। और बाल विवाह हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों को क्या किया गया, धर्म से जोड़ा गया कि ये सती प्रथा जो है उनका धर्म है, उनको ये करना ही होगा। इसके बाद अस्पृश्यता यानी कि सामाजिक असमानता, ठीक है, यानी कि समाज में विभिन्न विभिन्न वर्ग में असमानता, ठीक है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, ठीक है, बीच के जो शूद्र वैश्य हो गए, पुरोहित हो गए, राजा वर्ग हो गए, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न टुकड़ों में जो है समाज जो है वो बटा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि समाज में जो स्त्रियां हैं उनकी दशा कैसी थी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति भी संतोषप्रद नहीं थी, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं थी स्त्रियों की स्थिति। काफ़ी कुछ जो है उनके साथ गलत भी होता था। जो है पुरुष प्रधान समाज में उन्हें पूर्णतः पुरुषों के अधीन समझा जाता था, ठीक है। तो जो स्त्रियां थी वो क्या समझे जाते थे कि वो केवल पुरुषों पर ही डिपेंड थी, ठीक है। इसका कारण उनका शारीरिक व मानसिक शोषण काफ़ी हुआ, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पुरुषों के अधीन हो जाता था, वो सिर्फ पुरुषों पर ही डिपेंड है। भारत के बहुत से भागों में हिंदू और मुसलमान दोनों में ही पद प्रथा पूर्णतः एक रिवाज बन चुकी थी, ठीक है। पद प्रथा यानी कि जैसे उत्तराधिकारी अगर पिता है उस समय गद्दी पे बैठा है तो उसका उत्तराधिकारी ही जो है आगे उसकी गद्दी पे बैठेगा नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह की प्रथा जो है वो एक समय एक रिवाज बन चुकी थी। और लड़कियों के विवाह की जो आय थी वो 8 से 9 वर्ष रह गई थी, छोटी उम्र में ही उनका जो है विवाह कर दिया जाता था, ठीक है। बाल्यावस्था से ही उन्हें जो है गृहस्थी यानी घर के काम काज जो है ये सब करने पड़ते थे। अगर हम बात करें कि स्त्रियों की कि वो कैसे जो है पुरुषों पे उसे डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि जब वो बच्ची होती हैं तब वो जो है अपने पिता के ऊपर डिपेंड होती है। इसके बाद शादी होने के बाद जो अपने पति के ऊपर डिपेंड रहती है और बुढ़ापे में अपने पुत्र के ऊपर। तो इस तरह से जो है स्त्री की जो इसमें दशा बताई गई है कि जो स्त्री है वो केवल पुरुषों के ऊपर ही डिपेंड थी उस टाइम की 18वीं शताब्दी की, क्योंकि यहाँ पे जो है सत्तात्मक देश था 18वीं शताब्दी में। इस काल में विधवाओं का पुनर्विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था और सती प्रथा जो है वो भी अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है फैल चुकी थी। उनके समस्त अधिकार, स्त्रियों के जितने भी अधिकार थे वो छीन लिए गए थे और स्त्री की स्थिति एक दासी के समान रह गई थी। इस युग में केवल स्त्रियों के संपत्ति पर अधिकार के संबंध में ही कुछ सुधार हुआ है कि उसका जो है संपत्ति पर भी अधिकार है। मित्ररक्षा और दया भाव के अनुसार स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति का कुछ भाग मिल सकता था। जिन लड़कियों के भाई नहीं होते थे उन्हें पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त था, ठीक है। तो वो जो है संपत्ति पे जो है अपना अधिकार, अपने पिता की संपत्ति पर जो है अधिकार रख सकती थी जिनके भाई नहीं होते थे, जिन लड़कियों के। नेक्स्ट देखते हैं। और सती प्रथा इन सब के अलावा भी समाज में बहुत सारी रीतियाँ जो है वो पनप रही थी। मानव बलि 18वीं शताब्दी का एक प्रमुख अंधविश्वास था, ठीक है। वहाँ पे मानव बलि भी काफ़ी जो है दी जाती थी और ये प्रथा जो है उच्च हिंदू जाति में विशिष्ट अवसरों पर प्रचलित की जाती थी, ठीक है। तो जो उच्च जाति के लोग थे वो जो है इस टाइप की बलि देते थे। कुछ पूजा पाठ जो मेन
प्रावधान होता है उनका उस समय पर जो है करते थे। और ये मान्यता थी कि काली माँ को मानव रक्त और उसके सिर की आवश्यकता है, ठीक है। तो काली माँ के सामने जो है मानव बलि जो है दी जाती थी उस समय जब कोई पूजा पाठ होता था, ठीक है। अतः जो है एक मानव बलि काली माँ को संतुष्ट करने के लिए चढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो इस तरह की जो है सामाजिक उस समय पे रीतियाँ थी कि काली माँ को खुश करने के लिए जो है मानव की बलि दी जाती थी, ठीक। और ये मानव बलि जो है निम्न वर्ग के लोग होते थे, ठीक है, उनकी ही बलि दी जाती थी। ये कौन करते थे? उच्च वर्ग के जाति के जो राजा होते हैं ये सब करते, ये जो है ये बलि देते थे। आत्महत्या जो है मानव बलि का दूसरा रूप था, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में बीमारी से बचने के लिए व्यक्ति भगवान के नाम पर नदी में डूबकर जान दे सकता था। कुछ अन्य परिस्थितियों में प्रायश्चित के रूप में अंग भंग भी जो है किया जा सकता था, ठीक है। तो लोग जो है उसमें पश्चाताप भी जो है करने के लिए जो है अपने कुछ अंग जो है वो दान कर देते थे या काट देते थे, ठीक है। कभी कभी स्वात्मज हत्या भी की जाती थी। माता पिता जो है विशेष परिस्थितियों में ये प्रण करते थे कि वह अपनी पहली संतान को गंगा मैया को भेंट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो है समाज में कुरीतियाँ जो है फैली हुई थी कि लोग जो है अपना अंग जो है भंग कर देते थे अपने भगवान को खुश करने के लिए। यहाँ तक कि अपनी संतान भी जो है वो गंगा में बहा देते थे। और आत्म पीड़ा भी एक रीति थी, ठीक है। अपने आप को पीड़ा देना उस समय भी जो है एक प्रकार का भगवान को खुश करने का माना जाता था। एक प्रथा, एक माध्यम मान सकते हैं भगवान को खुश करने का, जिसके माध्यम से वो क्या करते थे? पुण्य अर्जित करते थे। अगर वो अपने आप को पीड़ा देंगे तो उन्हें पुण्य मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो है रीतियाँ उस समय समाज में और जो है फैली हुई थी। इसके बाद बात करें अगर वहाँ के वाणिज्य और उद्योग की, यानी कि व्यापार और उद्योग जो है उस समय कैसा था, तो प्राचीन समय से भारत कृषि प्रधान देश रहा है, ठीक है। प्राचीन समय से सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले से हम कहते हैं कि जो है भारत में कृषि से ही जो है लोग का जीवन व्यापन होता रहा है। तो कृषि ही प्रधान देश रहा है शुरू से भारत जो है। इसलिए मुख्यतः भारत के जो उद्योग हैं, ठीक है, जितने भी भारत के व्यापार हैं वो जो है कृषि पर ही आधारित रहा है। भारत में लघु उद्योग, लघु यानी कि छोटे छोटे जो है व्यापार, छोटे छोटे उद्योग जो है भारत में जो है उस समय थे। और भारत में मुख्य रूप से जो है हाथ से काम किया जाता था, क्योंकि उस समय मशीन नहीं थी, ठीक है। तो लोग जो है हाथ से ही काम करते थे। हाथ से जैसे कि वो कपड़े बुनते थे, चरखा चलाना हो गया, सूट काटना हो गया, फसलों की कटाई हो गई, औजार बनाना हो गया, ठीक है। तो जितने भी काम थे वो हाथ से ही करते थे। भारत का कपड़ा उद्योग विश्व प्रसिद्ध था, ठीक है। तो भारत जो है कपड़े उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है विश्व में प्रसिद्ध था। यहाँ से विश्व के अनेक देशों में कपड़े जो है निर्यात किए जाते थे, यानी कि कपड़े जो है बेचे जाते थे अनेक देशों को। और खासकर जो है सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र जो है विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, यानी ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, ठीक है। और जैसे अरब देश में जो है और यूरोप के देश हो गए, एशिया हो गए, ठीक है, इन सारे जगह पर जो है भारत से जो है कपड़े जाते थे। ये जितने भी सारे अरब के देश हो गए और यूरोप हो गए, ठीक है, एशिया, ये सारे देश में जो है भारत से कपड़े जाते थे। खासकर जो सूती और रेशमी वस्त्र हो गए, ठीक है, मसाले हो गए, ये सब जाते थे। भारत में जो है पहले जो है काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। लोग जो है आत्मनिर्भर थे, वो जो है खुद पे डिपेंड थे, वो खुद काम करते थे, हाथ से काम करते थे और अपना जीवन व्यापन करते थे, ठीक है। कहीं किसी बाहरी कंपनी से उनका कोई उस समय संपर्क नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विदेशी कंपनियों का जो है आगमन स्टार्ट हो गया। जो ये विदेशी कंपनियां थी, प्रारंभ में जितनी भी विदेशी कंपनियां आई थी वह सिर्फ भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी,
ठीक है। इससे पहले भी विदेशी यात्री आए थे, ठीक है, वो भारत में रहे, वहाँ के राजा के बारे में उन्होंने काफ़ी अपनी पुस्तकों में लिखा, ठीक है, और वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा, वहाँ पे कैसी वनस्पति है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने जो है अपनी बुकों में लिखा। काफ़ी विदेशी यात्री जो आए थे और ये सब जो है भारत के बारे में पढ़ कर के जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने भारत में जो है इंटरेस्ट रखा और भारत में जो है आना स्टार्ट किया। और शुरू में जो ये कंपनियां थी, ये क्या हुआ कि ये भारत में सिर्फ व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, ठीक है। और ये जो कंपनियां थी इन्होंने जो है भारतीय वस्तुओं का व्यापार करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय भारतीय वस्तु में जो है सूती कपड़ा, रेशम कपड़ा, मसाले के लिए बहुत ज़्यादा भारत प्रसिद्ध था, ठीक है। तो इन सब में इंटरेस्ट लेती थी जो बाहर की कंपनियां थी और वो भारत में आती थी और यहाँ से भारतीय वस्तु को आयात कर कर ये जो कंपनियां थी ये जो है अपने देश में जो है ले जाती थी, ठीक है, यूरोप में ले जाती थी भारतीय वस्तुओं को। इनमें कौन कौन से वस्तु आती है, जैसे कि सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ठीक है, मसाले, ठीक है, और काफ़ी ऐसे औजार भी होते थे। बट जो मेन जो यहाँ पे आती थी, मेन मकसद जो उनका था वो सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसालों के लिए जो है ज़्यादातर ये कंपनियाँ भारत में आती थी और यहाँ से सामान खरीद कर अपने देश में ले जाती थी। जब ये सब वस्तुएं जो है भारत से निर्यात होने लगी, ठीक है, यानी कि भारत से जो है दूसरे देशों में जो है बेची जाने लगी, तो भारत में क्या हुआ, भारत में पूंजी का आगमन हुआ, ठीक है। एक प्रकार से क्या हुआ भारत में कि पैसे आने लगे भारत में बाहर से, और क्योंकि पहले लोग भारत में ही व्यापार कर रहे थे लेकिन अब बाहर से पैसे आ रहे थे, बाहर विदेशी कंपनियों से आ रहे थे। इस तरह जो है भारत में पूंजी का आगमन हुआ और इसलिए भारतीय जो राजा थे, भारतीय राजा ने क्या किया, यूरोपियन का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसे आ रहे थे, इसलिए उन्होंने स्वागत किया यूरोपीय कंपनी का। और हर एक कंपनी को, जो भारतीय राजा थे, उन्होंने व्यापार करने तथा कंपनी लगाने की अनुमति दी, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था भारत को। जो यूरोपियन कंपनियां जो आ रही थी भारत में, वो यहाँ से माल खरीद के ले जा रही थी, ठीक है, और अपने देश में ले जा रही थी, तो इससे भारत को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। तो इससे धीरे धीरे करके जो कंपनियां थी उन्होंने जो है भारत के राजाओं से बातचीत करी, उन्होंने जो है अनुमति मांगी कि हम यहाँ पे जो है अपनी कंपनी लगाना चाहते हैं, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो राजाओं ने, जो इनका भी प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए उन्होंने जो है अनुमति दे दी इन कंपनियों को। नेक्स्ट देखते हैं। राजाओं ने तो इन कंपनियों को अनुमति दे दी, लेकिन बाद में इनमें से कुछ कंपनियों ने जो है भारत को बहुत ही जो है पूरी तरह से बोल सकते हैं उसकी अर्थव्यवस्था का जो है पतन कर दिया इन कंपनियों ने। इसमें क्या हुआ कि पहले जो विदेशी कंपनी थी वो केवल व्यापार के माध्यम से आई थी, ठीक है, उनका यही मात्र उनका संकल्प था या उनका एकमात्र यही प्रण था कि उन्हें सिर्फ व्यापार करना है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। जब ये दोनों युद्ध हुए तो इन दोनों युद्ध के परिणाम जो है वो ये निकला कि ये जो कंपनियां थी, ये जो ब्रिटिश कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां, जो ये ब्रिटिश कंपनी, यूरोपीय कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, इन कंपनियों ने क्या किया, इन्होंने भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये पहले फिर व्यापार के माध्यम से आई थी, लेकिन जो भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय जो लड़ाइयाँ हो रही थी उनमें जो है इन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और यही जो है मेन कारण जो रहा, इससे क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि व्यापार के अकॉर्डिंग इसके बाद जो है व्यापार के अलावा ये राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी और राजनीति में कूटनीति भी ये डालने लगी, ठीक है, राजाओं में कूट डालने लगी। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का पतन होता गया। इसको हम आगे देखेंगे किस तरह जो है अर्थव्यवस्था जो है इन कंपनियों ने ख़त्म कर दी भारत की, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें कि भारत में जो उद्योग थे उसका पतन का जो मेन कारण माना जाता है वो है आयात निर्यात, ठीक है, इसको मेन कारण माना जाता है। भारत में उद्योग के पतन होने का सबसे मुख्य कारण था ये कि ब्रिटेन में उद्योगीकरण का होना, ठीक है। ब्रिटेन में क्या हुआ कि उद्योगीकरण हुआ, उद्योगीकरण क्या मशीनें थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं बनती थी, जिसके कारण ब्रिटेन को क्या था कि दो चीज़ों की आवश्यकता थी। क्या? पहला जो था कि एक उन्होंने काफ़ी माल तैयार किया है, ठीक है, उसको बेचने के लिए उसे एक बहुत बड़ा बाज़ार चाहिए था, ठीक है, बहुत बड़ा बाज़ार जिसमें बहुत सारे लोग हों, ऐसा देश चाहिए था।
और दूसरा उसे चाहिए था कच्चा माल, ठीक है। वो माल को, चीज़ों को बनाने के लिए उसे कच्चा माल चाहिए था, ठीक है। तो उसे कच्चे माल की आवश्यकता थी और एक बाज़ार की आवश्यकता थी। अब वो बाज़ार उन्हें कहाँ मिल सकता था? वो बाज़ार मिल सकता था उन्हें भारत में। तो ये जो की आवश्यकता थी, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ब्रिटेन कंपनियां थी, जो यूरोपीय कंपनी थी, उन्होंने क्या किया? भारतीय उपनिवेश यानी कि उन्होंने भारतीयों को एक तरह के अपने उपनिवेश बना रखा था, यानी कि भारत पे एक तरह का निवेश कर रखा था, वहाँ पे अपनी कंपनियां जो है स्थापित कर रखी थी, ठीक है। इस तो क्या वो उनको जो है इन्होंने निशाना बनाया, ठीक है। उन्होंने कैसे निशाना बनाया इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले जो सिर्फ ब्रिटेन, जो यूरोपियन कंपनियां थी, ठीक है, केवल कुछ ही कंपनियों को भारत में जो है भारत से माल जो है खरीदने का या बेचने का जो है अधिकार था, ठीक है। लेकिन 1813 में ये जो कंपनी थी, इन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था चार्टर एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो ब्रिटेन कंपनियां जो भारत में आयात निर्यात जो है जिसको करने का अधिकार था, वो ब्रिटेन कंपनी के साथ लगभग सभी जो ब्रिटिश कंपनियां थी और वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, सब व्यक्ति के लिए जो है ये जो है खोल दिया गया था कि अब हर ब्रिटिश कंपनियां जो है भारत से आयात निर्यात कर सकती है, ठीक है। ये कौन सा एक्ट पास हुआ था? चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी ब्रिटिश कंपनियां हैं और जितने भी व्यक्ति हैं वहाँ रहने वाले, वो सब जो है भारत में भारत से अपनी चीज़ें जो है भारत में लाकर बेच सकते हैं, ठीक है। और ये क्यों किया गया था? ये एक्ट इसीलिए पास हुआ था ताकि जो वहाँ के लोग हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, वो क्या करें कि वो जो है ब्रिटेन में जो बनी सामानें हैं, वो सामान जो है ले जा करके भारत में भेजें, ठीक है। और भारत में जो कच्चा माल है, भारत में कच्चा माल जो है वो खरीद कर ब्रिटेन में लाए, फिर उसको वस्तु बनाएंगे कच्चे माल से और फिर उसको वापस जो है भारत में बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो इस समय जो है ये सब होने लग गया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भारतीय बाजार में जहाँ देखो ब्रिटेन के सामान नज़र आने लगे, ठीक है, ब्रिटेन की ही चीज़ें नज़र आने लगी। भारतीय वस्तु और ब्रिटेन वस्तुओं में जो है प्रतियोगिता शुरू हो गई, क्योंकि जो ब्रिटेन की वस्तु जो है वो भारत में बेची जाने लगी। सबसे ज़्यादा भारत में ब्रिटेन वस्तु दिखने लग गई और इन दोनों में क्या हुआ? प्रतियोगिता, कंपटीशन जो है शुरू हो गया कि किसकी वस्तुएं ज़्यादा बिकती हैं, बेस्ट है, ठीक है। और जो भारतीय वस्तु थी वो जो है प्रतियोगिता नहीं कर पाई, वो पिछड़ गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने जो है भारतीय वस्तु पर विभिन्न प्रकार के कर लगा रखे थे, ठीक है, जिसके कारण जो भारतीय वस्तु थी उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो ब्रिटेन की वस्तु थी उनकी कीमत भारतीय वस्तु के अकॉर्डिंग सस्ती होती थी। भारत की वस्तु क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि भारतीय वस्तु पर कर जो है प्रत्येक वस्तु पर 15 से लेके 80% तक कर लगाए हुए थे, ठीक है। कर के कारण जो भारतीय वस्तु थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी कीमतें बढ़ गई और ब्रिटेन की वस्तु जो है सस्ती थी, ठीक है। इसलिए भारतीय वस्तु जो है कंपटीशन नहीं कर पाई। ब्रिटेन में अधिक मात्रा में कच्चे माल का आयात भारत से शुरू हो गया था, ठीक है। ब्रिटेन वासी जो थे वो सबसे ज़्यादा जो है कच्चा माल भारत से ले जाने लगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसकी वजह से क्या हुआ? जिसके कारण भारत में जो है कच्चे माल में कमी आ गई, ठीक है। और कच्चे माल में कमी आ गई तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो कच्चा माल था वो भारतीयों के लिए ही महंगा पड़ गया, ठीक है। उन्हीं के लिए महंगा हो गया क्योंकि माल बहुत ही कम बचा था, ठीक है, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप भारत की वस्तु भी महंगी हो गई, ठीक है, क्योंकि कच्चा माल जो है वो उसमें कमी आ गई थी तो वस्तु भी महंगी थी, जिस वजह से ब्रिटेन की वस्तु से भारतीय वस्तु जो है पिछड़ गई। किस वजह से? महंगी होने के कारण। महंगी क्यों हो गई थी? क्योंकि कच्चे माल में कमी आ गई थी, ठीक है। इस वजह से भारत में उसकी कीमतें, कच्चे माल की कीमत बढ़ गई थी। भारतीय वस्तुओं पर लगे 15 से 18% कर जो है के कारण जो है भारतीय वस्तु ब्रिटेन की वस्तु से महंगी थी तथा ब्रिटेन की वस्तु पर 2.5 से लेकर 3.5 जो है कर होता था, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देखें कि जो ब्रिटेन की वस्तु पे कर था वो 2.5 से जो है 3.5% होता था और वहीं भारत की वस्तु पर कितना कर लगाया गया था? ये ब्रिटेन वासियों ने, यूरोपियन जो कंपनी उन्होंने लगाया ये कर और उन्होंने लगा रखा 15% से 18% तक कर लगा रखा था, ठीक है। और इंग्लैंड में भी जो है उन्होंने भारत की वस्तु को जो है बेचना बंद करवा रखा था कि कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति जो है भारत की वस्तुओं को नहीं खरीदेगा, ठीक है। अगर वो खरीदेगा तो उनको जो है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है वो क्यों ऐसा किया था? क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ने ऐसा इसलिए किया था
था कि वो चाहते थे कि जो भारत का व्यापार है वो बंद हो जाए और हर जगह जो है उनका सामान बिके, ठीक है। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड पर भी जो है भारत की वस्तु लेने से रोक लगा दी थी कि कोई भी नहीं लेगा, कर लेगा तो कर बहुत उसको कर देना पड़ेगा ब्रिटेन वासियों को, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा जो है जो ब्रिटेन की वस्तु है उस पर जो है 2.5 से 3.5 कर होता था, जिसकी वजह से क्या था कि ब्रिटेन की वस्तु जो है भारतीय वस्तु से सस्ती होती थी और बाज़ार जो है वो देश नहीं, चाहे खुद का ही बाज़ार क्यों ना हो, उस समय वो देश नहीं वस्तु की कीमत देखता था। भारतीय ही लोग थे वो जो थे ब्रिटेन की वस्तुओं को यूज़ करते थे भारतीय वस्तुओं को यूज़ करने की बजाय। क्यों? क्योंकि भारतीय वस्तु बहुत महंगी होती थी और क्योंकि जो है इसको बनाने में काफ़ी लागत लग जाती थी, कच्चा माल काफ़ी महंगा हो गया था, ठीक है। और जो ब्रिटेन की वस्तु थी वो सस्ती होती थी क्योंकि उस पर टैक्स भी कम होता था और भारतीय वस्तु पर खुद हिंदुओं के लिए ही टैक्स ज़्यादा होता था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है उस समय। और इसी तरह जो विदेशी कंपनियों ने जो है आगमन करके जो है भारत का बिल्कुल जो अर्थव्यवस्था है उसका बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया। भारत के जितने बाज़ार थे, बाज़ार में जितनी वस्तुएं थी उनको बिल्कुल पीछे कर दिया और उनकी वस्तुएं जो है सबसे ज़्यादा उस समय बिकने लग गई थी। और इसके बाद हमारा 8वां आता है शिक्षा और संस्कृति। जाति प्रथा के कारण अधिकांश लोग शिक्षा से वंचित थे, परंतु उच्च जातियों के लिए शिक्षा के दरवाजा हमेशा खुले थे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी समाज का निर्धन वर्ग जो है वो शिक्षा से वंचित था, क्योंकि पैसे होने चाहिए पढ़ाने के लिए। उस समय जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कूल नहीं होता था, ठीक है, तो उनको प्राइवेट में ही पढ़ाना पड़ता था। और परंतु उनमें भी शिक्षा की भूख थी। निर्धन वर्ग है वो पढ़ा नहीं पाते थे, लेकिन भूख तो उनमें भी थी। इसलिए जब भी अवसर मिलता था तो गरीब माता पिता जो है अपने बच्चों को जो है स्कूल अवश्य भेजते थे। और इसके साथ जो ब्राह्मण जाति के बालक हैं, ब्राह्मण जाति के बालकों के लिए हिंदू शास्त्रों का पढ़ना और समझना आवश्यक था, ठीक है। तो ये जो है ब्राह्मण वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी आवश्यक था। व्यापारी, दुकानदार, सौदागर, ऋण देने वाले, गांव का मुखिया, लेखाधिकारी और बड़े किसान अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना आवश्यक समझते थे। हिंदू और मुसलमान जिनके पास साधन थे और जो अपने बच्चों को ऊंची नौकरी दिलाना चाहते थे। कुछ गरीब वर्ग भी शिक्षा का महत्व समझते थे और स्वयं कष्ट उठाकर जहाँ तहाँ से हो सके बच्चों को पूर्ण शिक्षा दिलवाते थे। भारत का उच्च वर्ग शिक्षा के महत्व से भली भांति अवगत था, इसलिए देश में हर जगह स्वदेशी शिक्षा संस्थान पाए जाते थे, ठीक है। तो उस समय शिक्षा की इम्पोर्टेंस सबको पता थी, ठीक है। कुछ गरीब वर्ग के लोग भी उस समय शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक थे, ठीक है। तो जो पढ़ा पाते थे वो किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे। उच्च वर्ग के बच्चों को तो हमेशा वो शिक्षा लेते ही थे उच्च वर्ग के लोग। और ऐसे काफ़ी जो है स्वदेशी शिक्षा संस्थान पाए गए हैं। बाहर जो है देशों में जाकर जो है भारत के जो उच्च वर्ग के लोग के बच्चे हैं वो शिक्षा लेते थे, ठीक है। तो शिक्षा का जो है यहाँ पे देखने को मिलता है भारतीय में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में कि दोनों ही वर्ग जो है शिक्षा देना चाहते थे। स्वदेशी संस्थानों की कुछ श्रेणियां थी। निम्नतम स्तर पर प्राय सारे देश के गांवों में गांव पाठशाला या प्राथमिक स्कूल थे जो बुनियादी शिक्षा प्रदान करते थे, पर कुछ छोटे गांवों में पाठशाला नहीं थी, यद्यपि बड़े और संपन्न गांवों में पाठशाला की संख्या पर्याप्त थी, पर उनकी देखरेख की भली भांति नहीं होती थी, ठीक है। अगर शिक्षा संस्थाओं की बात करें तो छोटे छोटे जो गांव होते हैं उसमें पाठशालाएं नहीं होती थी। जो बड़े बड़े गांव होते हैं, बड़े बड़े संपन्न नगर होते हैं, उनमें जो है पाठशाला देखने को मिलती थी। तो अगर निम्न वर्ग का कोई जा रहा है तो उनको काफ़ी दूर जो है शिक्षा पाठशाला लेने के लिए जाना पड़ता था। और सरकार की ओर से भी जो है शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। उस समय कोई जो है स्कूल को नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। ना सार्वजनिक संयोजित योजना थी, ठीक है, ना ही कोई सरकारी स्कूल जो है उस समय था, ठीक है। सब कुछ प्राइवेट होता था। अधिकतर गांव में जो छोटे छोटे गांव थे वहाँ पर पाठशालाएं जो है मंदिर के प्रांगण में और धार्मिक स्थानों पर, दलान, झोपड़ियाँ और गौशालों में, ठीक है, यहाँ गौशाला जहाँ पे गायों को रखा जाता है और पेड़ों के नीचे जो है शिक्षा जो है लगती थी, पढ़ाई जाती थी। उस समय के जो शिक्षक थे वो भी इतने योग्य नहीं होते थे। वो जो है मुख्यतः जो मैथ है, गणित पढ़ाते थे
और उनके विचार में गणित एक ऐसा विषय था जो हर विद्यार्थी को आना आवश्यक था, ठीक है। उस समय के जो शिक्षक थे, मानसिक विकास करने वाले आधुनिक विषय शिक्षकों को नहीं आते थे। हस्तलिखित और छपी हुई जो पुस्तकें होती हैं वो भी अभाव था, वो भी उस समय नहीं होती थी। पाठशालाओं में शिक्षकों को शिष्य की किसी भी गलती पर किसी भी तरह का सजा देने का पूर्ण अधिकार था, ठीक है। टीचर जो है वो पूरा अधिकार रखते थे स्टूडेंट को कि अगर वो कोई गलती करती है तो उसको जो है वो सज़ा दे सकती थी। और इसकी वजह से फलता जो है शिक्षक जो है शिष्य के मन में डंडे और मार के कारण एक दहशत पैदा कर देते थे, ठीक है। माता पिता जो थे वो अज्ञानवश इस पर कोई ऐतराज़ भी नहीं करते थे, ठीक है। वो जो है इस बात पे शिक्षक की बात से जो है वो एग्री करते थे कि उनका जो माता पिता थे उस समय उनका ये विचार था कि ज्ञान जो है वो बिना डरे नहीं आता है, ठीक है। डंडे से बढ़कर कोई और डर नहीं है, ठीक है। वो माता पिता का मानना था कि जब डंडा पड़ेगा, ठीक है, बच्चे डरेंगे, दहशत से ही वो सीख सकते हैं, वो ज्ञान सीख सकते हैं। और गणित, अगर हम बात करें कि गणित उस समय जो है शिक्षक पढ़ाते थे और जो गणित के पहाड़े जो है याद कर लेता था, ठीक है। गणित के कुछ जो कठिन सवाल होते हैं उसको अगर वो हल कर लेता था तो उस शिक्षक को ही, जो शिष्य था, उस शिष्य को योग्य समझा जाता था। और अगर बात करें गणित के अतिरिक्त जो है वहाँ पे जो है रामायण, महाभारत और धार्मिक कहानियाँ भी जो है सुनाई जाती थी। बट अगर बात करें पढ़ाई में तो सिर्फ मैथ्स ही जो है उस समय गणित ही पढ़ाया जाता था। और कुछ महाभारत हो गए, अपनी हिस्ट्री जितनी कहानियाँ वो जानते हैं उनके बारे में उस समय बताते थे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद हम सेकंड यूनिट करेंगे, उसमें आपका मराठा, मैसूर जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप गाइस मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।